सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का वाराणसी पहुंचने पर हुआ ऐतिहासिक स्वागत। मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर किया तीखा हमला। वाराणसी में ठंड का कहर जारी। गुरुवार रहा सीजन का सबसे ठंडा दिन। पारा 4.8 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। ठंड और ठिठुरन से लोग बेहाल। 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर फरार चल रही ऋचा भार्गव को वाराणसी पुलिस ने किया सोनीपत से गिरफ्तार। और सपवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में 72वीं सीनियर्स नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के 5वें दिन यूपी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने प्ले ऑफ में मारी बाजी। और समाचार विस्तार से। पूर्वांचल में सर्दी का कहर लगातार जारी है। गुरुवार को वाराणसी में सीजन का सबसे ज्यादा ठंड दर्ज किया गया। पूर्वांचल में सर्दी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को वाराणसी में सीजन और वर्ष का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया, जब न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। यह सामान्य से 3.8 डिग्री कम रहा। अधिकतम तापमान भी मात्र 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4.8 डिग्री कम है। आर्द्रता अधिकतम 100% और न्यूनतम 89% रही, जिससे गलन भरी ठंड ने लोगों को बेहाल कर दिया। मौसम विभाग ने पहले ही घने कोहरे और ठंड की चेतावनी जारी की थी। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने भी सुबह के भीषण कोहरे का वीडियो साझा कर मौसम की गंभीरता को उजागर किया। सुबह के समय सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिससे विमानों और ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। लोग सड़क किनारे अलाव तापते नजर आए। दोपहर में धूप खिलने के बावजूद ठंडी हवाओं ने राहत नहीं दी। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार 9 जनवरी को भी सघन कोहरा और गलन भरी ठंड जारी रहेगी। आने वाले दिनों में पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानों में बना रहेगा, जिससे तापमान में और गिरावट संभव है। विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। चिकित्सकों ने नागरिकों से अपील किया है कि ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहने, बाहर निकलते समय सावधानी बरतें और जरूरत पड़ने पर अलाव का सहारा लें। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी कमजोर इम्यून वाले लोगों, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। आम जनमानस के लिए तो सबसे पहली चीज जितना हो सके ठंड से बचें। सैर सपाटे में भी इस समय इस चीज का ध्यान रखें कि शरीर पूरी तरह ढका होना चाहिए। खान पीन का ध्यान रखें, खाना ताज़ा खाएं, समय से खूब पानी पिएं। ठंडी में क्या होता है कि लोग पानी का सेवन कम करते हैं, इस वजह से शरीर में और डिहाइड्रेशन होता है। ये सब नसों में खून गाढ़ा होने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। इसी वजह से देखते होंगे कि ठंडी में लकवा की बीमारियाँ, हृदयाघात की बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। इसलिए ठंडी में कहा जाता है कि यूजुअली गर्मी में तो लोग पानी पीते हैं, प्यास लगता है, ठंडी में लोग पानी का सेवन कम करते हैं। समय पर पानी पीते रहें, खाना खाएं ठीक से और ठंड से बचें। जो अच्छी चीज़ है, ठंड से जितना हो सकता है बचें। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विकसित भारत रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना को भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विकसित भारत रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी योजना को भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक करार देते हुए कहा कि यह योजना मनरेगा की जगह लेते हुए ग्रामीण विकास को नई दिशा देगी। इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और AI आधारित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की गई है। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंकज चौधरी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2004 से 2014 तक के कांग्रेस शासन में मनरेगा के फंड का दुरुपयोग हुआ। एक ही कार्य को बार बार दिखाकर बजट हड़पने की कोशिश की गई और व्यक्तिगत लाभ के लिए योजना का इस्तेमाल हुआ। मोदी सरकार ने ऑडिट में अनियमितताएं पाए जाने पर कई राज्यों का मनरेगा बजट रोका था। अब VBG रामजी योजना से भ्रष्टाचार पर पूर्ण विराम लगेगा। उन्होंने बताया कि नई योजना प्रधानमंत्री गति शक्ति से जुड़ेगी, जिससे गांवों में सड़कें, ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध होंगी और मजबूत होगी। योजना में जल संरक्षण, बुनियादी ढांचा, स्वरोजगार और ढांचागत विकास पर फोकस होगा। मजदूरों को कृषि कार्य के लिए 60 दिनों का अवकाश मिलेगा। योजना किसी एक विभाग पर निर्भर नहीं रहेगी और राज्यों को भी अधिकार दिए गए हैं। बजट आने वाला है, बजट को लेकर क्या बजट तो अभी 1 फरवरी को आने वाला है। निश्चित तौर से जिस प्रकार से मोदी सरकार में आपने 11 साल का बजट देखा कि आम जन का बजट होता है, पुनः फिर उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि आम जन का बजट हो। समाजवादी पार्टी ने PDA कैलेंडर निकाला है। अब 2024 की तरह ही PDA की लड़ाई फिर वो लड़ रहे हैं। देखो, पहले तो समाजवादी पार्टी तय करे कि PDA का अर्थ क्या निकाल रही है। कभी P का अर्थ बदल देती है, कभी A का अर्थ बदल देती है, तो वो खुद कंफ्यूज्ड है। और PDA अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है। ये जातीय आधारित पार्टियों का हश्र अभी आपने बिहार में देखा।
कितना चुनौती देखते हैं 2027 विधानसभा के चुनाव में? देखिए, कोई भी चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर आप देखें तो हमेशा तैयार रहता है। 365 दिन वो जन सेवा करता रहता है, पार्टी का काम करता रहता है। चुनाव आता है तो चुनाव के हिसाब से वो फिर उसमें लग जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी भी कोई चुनाव का चुनौती तो रहती है, लेकिन हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होती। इसके पूर्व बुधवार को वाराणसी पहुंचने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का महानगर कार्यकर्ताओं द्वारा ऐतिहासिक स्वागत किया गया। बड़े बड़े होर्डिंग से सड़क दोनों तरफ फटे थे, जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए थे, पूरे रास्ते भर ऐतिहासिक सजावट की गई थी। सभी 6 पॉइंटों पर भव्य मंच बने हुए थे। मंच पर भाजपा पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता भाजपा के झंडे हाथ में लिए हुए थे। कार्यकर्ताओं द्वारा गुलाब की पंखुड़ियों की लगातार वर्षा की जा रही थी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव, पंकज चौधरी जिंदाबाद के नारे के साथ कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। ढोल नगाड़े की थाप पर कार्यकर्ता लगातार थिरकते रहे। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत का उत्साह इतनी चरम पर था कि ठंड का असर कार्यकर्ताओं के जोश के आगे बेअसर नजर आ रहा था। आशापुर फ्लाईओवर मुद्रा होटल के पास स्वागत करने वालों में महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, महापौर अशोक तिवारी, दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह, शंकर गिरी, चंद्रशेखर उपाध्याय, जगदीश त्रिपाठी, मधुकर चित्रांश, राकेश जायसवाल, अवधेश राय, अजय गुप्ता, संजय कुमार, अभय पांडे, विनोद राजभर, विजेंद्र मौर्य, प्रमील पांडे, बसंत यादव, नलिनीकांत वर्मा, रत्नाकर राय, शैलेंद्र श्रीवास्तव, हरिश्चंद्र मौर्य, अजीत सिंह, रामकिशोर त्रिपाठी, सुनील सोनकर, पंकज गुप्ता, अनिल पाल, आयुष खन्ना, रामकिशोर त्रिपाठी, साहिल सोनकर, अभिषेक जैनी आदि रहे। व्यापारियों से करीब 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर फरार चल रही घोषित अभियुक्ता ऋचा भार्गव को हरियाणा सोनीपत से गिरफ्तार किया गया। चौक पुलिस ने व्यापारियों से करीब 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर फरार चल रही नारायण कटरा नीची बाग थाना चौक निवासिनी वांछित अभियुक्ता ऋचा भार्गव को हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक चौक दिलीप कुमार मिश्रा की टीम ने मुखबिर की सूचना, सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से बुधवार की रात करीब 2:30 बजे सोनीपत के थाना कुंडली क्षेत्र स्थित करीम रेस्टोरेंट TDI मॉल से ऋचा भार्गव को दबोच लिया और आवश्यक विधिक कार्रवाई चल रही है। इस संदर्भ में चौक थाना पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए ADCP क्राइम सरवंटी ने बताया कि घनश्याम प्रसाद चौधरी, जो सार्थक वाणिज्य इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक प्रतिष्ठित कागज व्यापारी फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि हैं, ने 24 नवंबर 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि ऋचा भार्गव उनके पति शरद भार्गव ने विभिन्न फर्मों के माध्यम से व्यापार के दौरान विश्वास जीतकर कुल करीब 35 लाख रुपए का माल लिया, लेकिन भुगतान नहीं किया। बाद में दोनों पति पत्नी घर और कार्यालय में ताला लगाकर फरार हो गए। इस शिकायत पर थाना चौक में मुकदमा संख्या 3/2026 धारा 316(5), 318(4), 61(2) BNS दर्ज किया गया था। जांच में पता चला कि दंपत्ति ने इसी तरह कई अन्य व्यापारियों से भी करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। ऋचा भार्गव के खिलाफ वाराणसी कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें चेतगंज थाने में 3 मुकदमे और लंका थाने में 1 मुकदमा शामिल है। इनमें से एक मामले में उनके पति शरद भार्गव पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और न्यायिक हिरासत में हैं। ऋचा सभी मुकदमों में वांछित चल रही थी। थाना चौक क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें व्यापारियों के साथ लगभग 35 लाख रुपए के धोखाधड़ी के मामले सामने आई है। उसी क्रम में आज एक ऋचा भार्गव को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उल्लेखनीय बात है कि ये विगत 1 साल में कुल 6 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, जिसमें लगभग कई व्यापारियों से लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा पैसा इन्होंने धोखाधड़ी करके इन्होंने पैसा गबन कर दिया। और इसमें पूर्व में भी इनके जो पति है शरद भार्गव, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुके। और इसमें जो को बेनिफिशियरी है ऋचा भार्गव, इनको भी गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। और ये भी उल्लेखनीय बात है कि इनको सोनीपत से गिरफ्तार करके आज इनको वाराणसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। और साथ ही साथ इन दोनों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। मलवाड़ी थाना क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों और घर से चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक शातिर चोर बलराम मिश्रा को गिरफ्तार किया। मलवाड़ी थाना क्षेत्र में विभिन्न मंदिरों और एक घर से चोरी की गई घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बलराम मिश्रा उर्फ कल्लू मिश्रा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से चोलापुर का रहने वाला है और वर्तमान में लोहता क्षेत्र में रहता है।
पुलिस आयुक्त के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत मुखबिर की सूचना पर मड़वाडी पुलिस टीम ने गुरुवार सुबह करीब 5:45 बजे नाथुपुर क्रॉसिंग गेट के पास से आरोपी को दबोचा। उसके कब्जे से 24 पीतल के मंदिर के घंटे, एक सोने की चेन, गलाया हुआ चांदी का सामान 88 ग्राम, लोहा काटने का कटर, 1580 रुपए नकद और एक स्कूटी बरामद की गई। पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह भुल्लनपुर, BLW, कंदवा आदि इलाकों में रेकी कर सुनसान मंदिरों और बंद घरों को निशाना बनाता था। बरामद घंटे नाथीपुर शिव मंदिर, डी बाबा मंदिर और भुल्लनपुर के रामजियावन वीर बाबा मंदिर से चुराए गए थे। वहीं चेन और चांदी के जेवरात BLW क्वार्टर से चोरी किए गए थे, जिन्हें उसने बेच दिया या गला दिया। नकदी खर्च कर दी गई थी। वह घंटों को बेचने की फिराक में था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 6 तारीख और 7 तारीख को 2 घटनाएं हुई थी जो मंदिर में से घंटे चोरी होने की। उसी में हमारी पुलिस की टीम है, लोकल टीम, वहाँ पे हम लोग रात में भी गश्त कर रहे थे और हम लोगों ने वहाँ के आसपास के कैमरेज भी देखे। जब कैमरे में एक हमें वीडियो प्राप्त हुआ तो इसमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा था। जब उसके बारे में और डिटेल से हम लोगों ने सारी तहकीकात करी तो ये पता चला कि बलराम मिश्रा करके व्यक्ति है, जो मूलतः जोलापुर का रहने वाला, यहाँ लोकल में रह रहा था। और जब इसको पकड़ा गया तो इसके पास से जो मंदिर में चोरी हुए घंटे हैं वो टोटल सारे बरामद भी हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 24 के आसपास है। और इसके पास और भी जो गला हुआ सामान भी मिला है, काटने का सामान भी मिला है और स्कूटी भी एक प्राप्त मिली है। इसके द्वारा जो है उस क्षेत्र में, कंदवा क्षेत्र में, मड़वाडी BLW एरिया में लगातार चोरियां कर रहा था मंदिरों में जाके। टोटल 4 घटनाएं हैं जो इसने वहां पे कारित की थी। इससे पहले इसने सारनाथ में भी करी इसी प्रकार की घटनाएं और चंदवक जो है जौनपुर में भी इसने इस प्रकार की घटनाओं को कारित करना इसने बताया है। अभी इसको जेल भेजा जा रहा है और जो सामान रिकवर हुआ उसकी लगभग वैल्यू 1 लाख रुपए के आसपास है। कैंट रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए 120 कैमरों के साथ ही 70 अतिरिक्त कैमरों से निगरानी की जा रही है। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन जहां सबसे ज्यादा फुट फॉलिंग दर्ज की जाती है, तो वहीं विशेष पर्वों पर यहां प्रत्येक दिन 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। ऐसे में माघ मेले को देखते हुए सुरक्षा को लेकर भी बड़ा कदम उठाया गया है। भीड़ पर नजर बनाए रखने के लिए CCTV कैमरों का घेरा बना दिया गया है। साथ ही अतिरिक्त कंट्रोल भी बनाया गया है, जहां से 120 कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सकती है। इसके साथ ही 70 अतिरिक्त कैमरे भी लगाए जा रहे हैं ताकि पूरे परिसर पर नजर रखी जा सके। इसके लिए कंट्रोल रूम में शिफ्ट वॉइस ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है। बताते चले कि कैंट रेलवे स्टेशन पर कैमरों के साथ अलग से पूरे 1 माह के लिए होल्डिंग एरिया भी बनाई गई है। साथ ही प्रयागराज जाने के लिए 5 अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई जा रही है। माघ मेला की शुरुआत हो गई है। सुरक्षा को लेकर के कैंट रेलवे स्टेशन पर तस्वीर खाता दिखी जा रही है। आपने खुद CCTV कैमरे जो है वो अलग से उसका एक कंट्रोल रूम बनाया है। तो ये CCTV कैमरे कितने सहायक हैं और किस प्रकार की ड्यूटी देखने के लिए लाए? जी, वाराणसी जंक्शन स्टेशन पर, क्योंकि आज जो है पौष पूर्णिमा का पहला स्नान था, तो इस कारण से यात्रियों की जो भीड़ है उसको नियंत्रण करने हेतु, उन पर निगरानी रखने हेतु हमारा जो नया एक CCTV कक्ष हमारे द्वारा यहाँ बनवाया गया है। तो उसके अंदर तकरीबन 120 जो हमारे एग्जिस्टिंग कैमरास थे उनकी जो फीड है वह आ रही है। इसके साथ साथ तकरीबन 70 नए कैमरे, एडिशनल नए कैमरे लगाने का जो कार्य है वह पैरेलल में चल रहा है और जल्द ही वह भी सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तो जिससे कि स्टेशन पर कुल 190 कैमरे हो जाएंगे। इन कैमरों से जो हमारा RPF का जो स्टाफ है, जो 24/7 शिफ्टे में जो लगा रहता है, इससे मॉनिटरिंग करना आसान हो जाता है। इससे हमको क्राउड का जो फ्लो है, एक तो वह पता करने में आसानी रहती है। क्राउड कहीं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे एक्यूमुलेट हो रहा है, वह आसानी से पता लग जाता है। इसके अलावा यदि कई बार कुछ ऐसी घटनाएं देखने में आती हैं कि किसी यात्री का कोई चेन चोरी हो गई या पर्स चोरी हो गया, तो वह भी जो है अगर कोई ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट होता है तो उसको आइडेंटिफाई करने में जो है आसानी रहती है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के 5वें दिन उत्तर प्रदेश की टीम ने जुझारू प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया।
डॉक्टर संपूर्ण स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा में जारी 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के 5वें दिन संपूर्ण स्पोर्ट्स स्टेडियम में उत्तर प्रदेश की टीमों ने अपने जुझारू प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया। महिला पुरुष दोनों वर्गों में यूपी ने अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले चक्र क्वार्टर फाइनल क्वालिफाइंग मैच में प्रवेश कर लिया है। महिला वर्ग के प्लेऑफ मुकाबले में उत्तर प्रदेश की टीम ने हार न मानने वाले जज्बे का परिचय दिया। गुजरात के खिलाफ खेल रही यूपी की बेटियों ने करीब 2 घंटे और 15 मिनट चले कड़े संघर्ष में जीत हासिल की। मैच की शुरुआत में यूपी ने बढ़त बनाई, लेकिन मध्य के सेटों में गुजरात ने जोरदार वापसी करते हुए यूपी पर भारी दबाव बना दिया था। उत्तर प्रदेश की इस रोमांचक जीत की सूत्रधार सेंटर आर्या रही, जिन्होंने अपनी उंगलियों के जादू से शानदार बॉल सेट किए। उनकी सटीक सेटिंग का पूरा फायदा काजल और प्रियंका जैसी अटैकर्स ने उठाया और गुजरात के पाले में धुआंधार स्मैश की बौछार कर दी। डिफेंस में लिब्रो झांसी ने अविश्वसनीय कलेक्शन दिखाए, जबकि नेट पर मीना और नीलू ने अपनी ब्लॉकिंग से गुजरात के हमलों को नाकाम कर दिया। गुजरात की हार का मुख्य कारण उनका कमजोर बॉल पास और अंत में बिखरा हुआ तालमेल रहा। इस शानदार प्रदर्शन से खुश होकर महापौर अशोक कुमार तिवारी ने यूपी महिला टीम को 11,000 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पुरुष वर्ग के प्लेऑफ मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने अपने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड को पटकनी दी। शुरुआत में उत्तराखंड ने कांटे की टक्कर दी और पहले सेट में यूपी को दबाव में रखा, लेकिन उसके बाद यूपी के अटैकर्स ने मोर्चा संभाल लिया। रजनीश सिंह और शाहिद आलम के पावरफुल शॉट्स और यूनिवर्सल सूर्यांश के ऑलराउंड प्रदर्शन के सामने उत्तराखंड का डिफेंस टिक नहीं सका। उत्तराखंड की टीम सही अटैक न कर पाने के कारण दबाव में आती गई और मैच गंवा बैठी। उधर तमिलनाडु की महिला टीम ने एक तरफा खेल दिखाते हुए तेलंगाना को महज 1 घंटे में शिकस्त दे दी। तमिलनाडु की सर्विस और स्मैश इतने सटीक थे कि तेलंगाना की टीम किसी भी सेट में चुनौती पेश नहीं कर सकी। वहीं पुरुष वर्ग में केरला ने छत्तीसगढ़ को आसानी से हराकर अगले चक्र में जगह बनाई। प्रतियोगिता के दौरान भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, डीआरएम आशीष जैन और आयोजन समिति के अध्यक्ष व महापौर अशोक कुमार तिवारी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया। यहाँ पर आई हुई है, मेरी शुभकामना है कि जो जीते। पंडित हरिराम द्विवेदी भोजपुरी साहित्य शोध न्यास द्वारा हरिराम द्विवेदी जी की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई। मामूरगंज मोतीझील स्थित प्रांगण में पंडित हरिराम द्विवेदी भोजपुरी साहित्य शोध न्यास द्वारा साहित्यकार पंडित हरिराम द्विवेदी हरि भैया की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर सम्मान समारोह, पुस्तक लोकार्पण एवं लोक गायन का आयोजन किया गया। साथ ही रचनाकार डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र की पुस्तक धनुष यज्ञ शतक का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, विशिष्ट अतिथि पूर्व निदेशक ITI। मौके पर शाश्वत अतिथि प्रोफेसर सविता भारद्वाज, प्रोफेसर आशा यादव ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर विख्यात हास्य व्यंग्यकार डॉक्टर नागेश नाडिल ने पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। वह अपने संबोधन में बताया कि पंडित हरिराम द्विवेदी जी हिंदी कवि और भोजपुरी के विद्वान होने के साथ ही साथ बहुत ही सरल स्वभाव के थे। जो कोई उनसे मिलने के लिए जाता उनसे वे बड़े ही आदर भाव से मुलाकात करते थे। ज़्यादातर भोजपुरी में बात करते थे। पंडित जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य भूषण समेत प्रदेश स्तर के कई सम्मान मिले थे। मर्यादा इस देश की पहचान है, गंगा पूजा है, धर्म दिन है, ईमान है। गंगा जैसे प्रसिद्ध गंगा गीत सहित उनकी मुख्य कविता संग्रह अंगनैया, पादती पीर, जीवनदायिनी गंगा, साई भजनावली, पानी कहे कहानी, पहचान, नारी, रमता जोगी, बैन, फकीर, हाशिए का दर्द, नदियों, गैल, दुबराए आदि आज भी लोकप्रिय रूप से पाठकों द्वारा देखी जाती है। पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव मिर्जापुर ने, प्रोफेसर रामनारायण तिवारी गाजीपुर तथा डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय वाराणसी का सम्मान किया गया। मौके पर पंडित रामानंद तिवारी, राजेश कुमार द्विवेदी, अरुण कुमार द्विवेदी, कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राम सुधार सिंह द्वारा किया गया। अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर विनय कुमार मिश्र और बाबा पंडित हरिराम द्विवेदी जी एक बड़ा नाम है साहित्य में, काशी के स्तंभ है। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। देश के न जाने कितने देशों में इनके शिष्य, गाने बजाने वाले और तमाम विधाओं से जुड़े लोग जो इनके शिष्य रहे हैं, आज कई देशों में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। इनकी रचनाओं को गा करके, इनके नृत्य नाटक कला को अपने जीवन में साध करके आज उन्हीं के पावन स्मृति में ये पुस्तक लोकार्पण, गायन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। प्रख्यात शिक्षाविद, चिंतक एवं मार्गदर्शक डॉक्टर पूर्णवासी राय जी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रख्यात शिक्षाविद, चिंतक एवं मार्गदर्शक डॉक्टर पूर्णवासी राय जी की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षा, संस्कृति एवं राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर पूर्णवासी राय के अविस्मरणीय योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत उद्बोधन के साथ हुआ। संगोष्ठी में डॉक्टर हरित कुमार राय,
सदस्य शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि डॉक्टर पूर्णमासी राय का जीवन शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनाने के लिए समर्पित रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर अवधेश प्रधान, पूर्वाचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डॉक्टर राय को एक प्रेरक शिक्षक एवं मूल्यों के संवाहक के रूप में स्मरण किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर विनय कुमार पांडे, समन्वयक वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने उनके वैचारिक योगदान को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ते हुए रेखांकित किया। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रताप सिंह, पूर्व अध्यक्ष हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज ने कहा कि डॉक्टर पूर्णमासी राय का व्यक्तित्व अकादमिक अनुशासन और सामाजिक सरोकारों का दुर्लभ समन्वय था। वहीं विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर राम सुधार सिंह, पूर्व अध्यक्ष यूपी कॉलेज ने उनके शैक्षिक नेतृत्व और मानवीय दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर जग बहादुर पांडे, पूर्व अध्यक्ष रांची विश्वविद्यालय ने कहा कि डॉक्टर पूर्णमासी राय का जीवन नई पीढ़ी के लिए सतत प्रेरणा का स्रोत है और उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। संगोष्ठी के अंत में डॉक्टर पूर्णमासी राय के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। पिताजी पूर्णतः मैं मानता हूं, मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया वो गृहस्थ संत, गृहस्थ सन्यासी जिसको कहते हैं, कि परिवार में रहकर सबकी चिंता करना। पूरे वो 3 भाई थे, उनके 3 भाइयों के 8 लड़के थे, 8 पुत्रों को और 6 पुत्रियों को पढ़ाना, अपने साथ रख करके उन्हें इंसान बनाना, बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया। और इसके अलावा अपने पूरे जीवन भर विभागाध्यक्ष बनने के बाद प्रायः देशाटन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। उनका मानना था कि हमारा मूल दायित्व है, जब तक हम सेवा में हैं तब तक विद्यार्थी ही हमारे केंद्र में होना चाहिए। वो प्रतिदिन जब तक पूरा क्लास नहीं ले लेते थे तब तक उनको शांति नहीं मिलती थी। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा सराय सुरजन वार्ड के शंभू माता मंदिर में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सराय सुरजन वार्ड के शंभू माता मंदिर में नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेवी सीमा अग्रवाल उपस्थित रही। पहले दिन सीमा अग्रवाल के कर कमलों द्वारा बुजुर्ग माताओं को मोजे और चप्पल वितरित किए गए। इस अवसर पर सीमा अग्रवाल ने कहा कि बुजुर्ग माताएं हमारे समाज की धरोहर हैं, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। वे हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक हैं, उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। संस्था के अध्यक्ष ममता ने कहा, बुजुर्ग माताओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य और हमें उनके अनुभव और ज्ञान से सीखना चाहिए। दूसरे दिन शाह हॉस्पिटल रामकटोरा की मुहिम नेत्र सुरक्षा एवं नेत्रदान के तहत वाराणसी आई बैंक सोसाइटी के सहयोग से डॉक्टर अजय मौर्य की टीम द्वारा क्षेत्रीय लोगों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया गया। इस दौरान लगभग 80 लोगों का नेत्र परीक्षण हुआ। उन्हें नेत्रदान एवं नेत्र को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के विषय में जानकारियां प्रदान की गई। विजय कुमार, मंगलेश्वर प्रसाद, मोहम्मद अनीश, सूरजपाल, सुमित बिंद, करम भारती, रामबाबू गुप्ता, किरण देवी, रेशमा देवी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के अंत में संस्था द्वारा सीमा अग्रवाल तथा अजय मौर्य को पौधा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान तारा देवी, बेला देवी, केवल देवी, मुन्नी देवी, बसंती देवी, मीरा देवी, ललित देवी, जय खातून, धन्नो देवी, निर्मला देवी, सरस्वती देवी, रीता देवी आदि महिलाएं उपस्थित रही। कार्यक्रम के अंत में मंगलेश्वर प्रसाद ने धन्यवाद ज्ञापन देकर सफलतापूर्वक कार्यक्रम की समाप्ति की। नेत्र परीक्षण, निःशुल्क नेत्र परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हमारा यह कार्यक्रम 2 दिवसीय था, जिसमें पहले दिन बुजुर्ग माताओं को चप्पल और मोजे वितरित किए गए। और ये पूरा जो कार्यक्रम है, हमारी बगल में देख सकते हैं आपकी सीमा मैम है जो कि समाज सेविका है, और इनके माध्यम से ये सारे कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए गए हैं गरीब लोगों के लिए, बस्ती के लोगों के लिए। और हम लोगों का एक संदेश भी है कि नेत्र हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित भी होना चाहिए, समय समय पे इसकी जांच भी होनी चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पे मैम के माध्यम से कार्यक्रम किया गया है। सेवक संस्थानम द्वारा आयोजित महामना महोत्सव में आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए महामना के जीवन को समाज के लिए मार्गदर्शक बताया। महामना मदन मोहन मालवीय के विचार, आदर्श और चरित्रनिष्ठ जीवन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से सेवाग्य संस्थान द्वारा आयोजित महामना महोत्सव में आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि महामना का जीवन आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि महामना महोत्सव का उद्देश्य महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रतिपादित चरित्रनिष्ठ मूल्य बोध से युक्त और समाज हितकारी जीवन दृष्टि से युवाओं को परिचित कराना है। यह आयोजन महामना पर कोई उपकार नहीं बल्कि समाज और किशोर युवा पीढ़ी के प्रति एक दायित्व है
ताकि वे उनके जीवन से प्रेरणा लेकर सार्थक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकें। आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने कहा कि युवा इस देश का भविष्य है। जिन युवाओं में चरित्र, संस्कार और मूल्यबोध होगा वही राष्ट्र को दिशा दे सकते हैं। महामना का जीवन और उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इस प्रकार के आयोजन युवाओं के भीतर छिपी चेतना को जागृत करते हैं। युवाओं की धार्मिक स्थलों की ओर बढ़ती भागीदारी पर विचार रखे हुए उन्होंने कहा कि लोगों को जानना चाहिए नया वर्ष नहीं बल्कि नया कैलेंडर है जिसे औपनिवेशिक प्रभाव के कारण अपनाया गया। इसके बावजूद यह सकारात्मक संकेत है कि युवा वर्ग अब नए कैलेंडर के उत्सव को मनाने के लिए गोवा या भोग विलास के केंद्रों की बजाय अयोध्या, काशी जैसे धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों की ओर जा रहा है। यह सनातन परंपरा और जड़ों की ओर लौटने का प्रमाण है। पीडीए कैलेंडर और विभिन्न पंचांगों पर क्या दृष्टिकोण रखा गया, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत में कालबोधि की परंपरा अत्यंत प्राचीन और बहुविध रही है। काशी से निकलने वाले पंचांगों में भी फसली, हिजरी और शक संवत का उल्लेख होता है। अलग अलग समूहों द्वारा कैलेंडर जारी करना नया नहीं है, परंतु यह देखना महत्वपूर्ण है कि कौन सी परंपरा समय की कसौटी पर टिकती है। आज हम यहाँ सेवागी संस्थानम द्वारा आयोजित इस चौथे महामना महोत्सव के समापन समारोह में उपस्थित हैं। पिछले 4 वर्षों से सेवागी संस्थानम पूरे काशी जिले में अपने महामना महोत्सव को संचालित करता आ रहा है। लगभग 36 विद्यालय इस बार इस महामना महोत्सव में अपना पार्टिसिपेट किए हैं। इसमें चित्रकला प्रतियोगिता, लोक गायन प्रतियोगिता, दौड़ प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, ललित कला प्रतियोगिता, इसके साथ ही आपकी भाषण प्रतियोगिता, गीता पाठ प्रतियोगिता और बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 3-3.5 हजार बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। घाट संध्या कार्यक्रम में दिल्ली की सानवी पाल ने मनोहारी कथक नृत्य प्रस्तुत किया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में दिल्ली से पधारी युवा कला साधक सानवी पाल ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रचना रुद्राष्टकम की दिव्य प्रस्तुति, जिसमें भगवान शिव के निराकार, अनादि, अनंत, अजेय, करुणामय और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी के रूप को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। तत्पश्चात नृत्य का ताल पक्ष 10 मात्रा में झपताल एवं समापन देवी स्तुति से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं के झंकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन सीमा केशरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। नमो घाट पर आयोजित घाट संध्या कार्यक्रम में दिल्ली से पधारी ऐश्वर्या राय का कथक नृत्य हुआ। बुधवार को जिला प्रशासन वाराणसी, मंडलायुक्त राजलिंगम एवं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में नई दिल्ली से पधारी सुश्री ऐश्वर्या वर्मा का कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम देवी स्तुति आदि शक्ति के कार्यक्रम का सुंदर आरंभ किया। तत्पश्चात पारंपरिक कथक नृत्य तराना, राग दरगवादी पर निबद्ध था, उस पर नृत्य प्रस्तुत कर वहां उपस्थित सभी दर्शकों को अनुग्रहित किया और अंत में ठुमरी के सुंदर मंचन से समापन करते हुए प्रत्येक दर्शक के हृदय को स्पर्श किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का इस संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।